हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो आप देख रहे हैं जी फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज फॉर सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आज का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जी। एड्सॉर्प्शन मेन हेडिंग है जी, मैकेनिज्म टाइप्स देखेंगे और इसके आइसोथर्म्स कुछ ग्राफ्स के बारे में भी गपशप लगाएंगे ताकि आपको आसानी हो इस लेक्चर के बाद। एक छोटा सा क्लेम मैं ऐड कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको पता चल सके कि सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की फिजिकल फार्मेसी की जो किताब है उसके टोटल 6 चैप्टर हैं जिनको हमने 33 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया। कोई सा भी टॉपिक चाहिए, टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कांसेप्ट बाय फार्मेसी तैयब ऑफिशियल। टाइटल यहां से देखें, आगे लगाएं बाय फार्मेसी तैयब ऑफिशियल, लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है ना टाइमली वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। जितना ज्यादा व्हाट्सएप पे इसको शेयर करेंगे ग्रुप्स के अंदर, उतना ज्यादा जो है ये सीरीज जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंकिंग इन एडवांस। आए लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे? सबसे पहले तो एड्सॉर्प्शन के बारे में बता सकेंगे, उसको डिफाइन कर सकेंगे, उसके रिलेटेड टर्म्स आपको सारी पता चल जाएंगी। फिर एड्सॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन दोनों के दरमियान फर्क करने के काबिल हो जाएंगे आप। फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कौन से मैकेनिज्म 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, कितने तरह के मैकेनिज्म हैं एड्सॉर्प्शन के। फिर हम टाइप्स देखेंगे, एड्सॉर्प्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फिर हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि इनके कोई ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते, तीनों को हम टच करेंगे और जो है वो तीनों ही आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं। लास्ट पे इस लेक्चर के हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन कि ये एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ कहाँ काम आता है हमारे जी। तो बगैर देरी के साथ, उम्मीद है आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एड्सॉर्प्शन क्या होता है जी? एड्सॉर्प्शन इज एन इंपॉर्टेंट सरफेस फिनोमिना वाइडली यूज इन फार्मेसी। सबसे पहले तो ये सरफेस फिनोमिना, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ सरफेस तक रहेगा, बल्क के अंदर नहीं जाएगा। बल्क आप समझते हैं ना, कोई भी चीज उसका जो दरमियानी हिस्सा, कोर हिस्सा, मेन हिस्सा, उसको बल्क कहते हैं और जो ऊपर वाली तय है उसे सरफेस कहते हैं। तो ये ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ सरफेस तक रहेगा, सिर्फ बाहर वाली सतह तक रहेगा। यूज्ड इन फार्मेसी फॉर नंबर 1 ड्रग प्योरिफिकेशन, कि ड्रग को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। पॉइजनिंग मैनेजमेंट, किसी ने जहर पी लिया उसको इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। फार्मुलेशन को स्टेबलाइजेशन इस तरीके से करेंगे। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो के अंदर ये प्रोसेस इस्तेमाल होगा। टेस्ट मास्किंग के अंदर ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए अगर हम एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना को समझ लेंगे तो जो उसके फार्मेसी के अंदर यूज हैं, ड्रग प्योरिफिकेशन से लेके क्रोमेटोग्राफी तक, उन सब के बारे में हम जो है वो चर्चा कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं फार्मुलेशन को डिजाइन करने के लिए, और उस फार्मुलेशन से मैक्सिमम थेराप्यूटिक यूज को निकालने के लिए हम काबिल हो जाएंगे। यानी ऐसी डोजेज फॉर्म या ऐसा हम जो है वो डोजेज फॉर्म डिजाइन करेंगे जो कि स्टेबल भी हो और थेराप्यूटिकली यूज भी हो सके। अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन है क्या। इट इज अ फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल और सब्सटेंस गेट अकोमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर सब्सटेंस, के एक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल पे इंट्रैप्ड हो गए हैं, अकोमुलेट इकट्ठे हो गए हैं। और अब ये दो अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम क्या क्या नाम देंगे? जो मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हो रहे हैं उनको कहेंगे एडसॉर्बेट, और जिस सरफेस पे वो जो है वो एडसॉर्ब हो रहे हैं उनको कहेंगे एडसॉर्बेंट। जैसे मिसाल हमारे पास है जी एक्टिवेटेड चारकोल, उसके ऊपर क्या होता है कि टॉक्सिन सारा आके एडसॉर्ब हो जाता है। अब एक्टिवेटेड चारकोल इस कंडीशन के अंदर क्या है? एडसॉर्बेंट है, ये अपने अंदर एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। वो सरफेस जो एडसॉर्प्शन अपने सरफेस पे होने दे रही है उसको कहेंगे एडसॉर्बेंट, और जो आके एडसॉर्ब हो रहा है, सरफेस पे अकोमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, रुक रहा है, जो है इंट्रैप्ड हो रहा है वहां पे, तो उसको जैसे टॉक्सिन ये एडसॉर्बेट है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके दौरान कोई एक सब्सटेंस जिसको हम एडसॉर्बेट कहेंगे वो आके किसी दूसरी सरफेस पे, एडसॉर्बेंट की सरफेस पे आके अकोमुलेट हो जाने के नाम को एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो ये सिर्फ सरफेस तक सब्सटेंस रहते हैं, अंदर बल्क में नहीं जाते, इसलिए इट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमेना। अब वही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एडसॉर्बेंट मतलब वो सॉलिड सरफेस जिसकी सरफेस पे एडसॉर्प्शन होनी है, जैसे एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड चारकोल, सिलिका जेल, उसको कहेंगे एडसॉर्बेंट। और एडसॉर्बेट वो सब्सटेंस जिसने आगे सरफेस पे एडसॉर्ब होना है उसको कहेंगे एडसॉर्बेट, जैसे ड्रग, टॉक्सिन, गैस, डाई। अभी होता क्यों है, व्हाई एडसॉर्प्शन अकर? एडसॉर्प्शन इस वजह से होगा, नंबर एक, अनसेटिस्फाइड फोर्स ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, के सरफेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई अनसेटिस्फाइड फोर्स है जो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उन पार्टिकल्स को रोक लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, अकोमुलेट कर लेगी। फिर नंबर टू, इनकी जो सरफेस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए तो वो जो गुजर रहे होंगे ऊपर से मॉलिक्यूल्स उनको रोक लेगी, सब्सटेंस को रोक लेगी, और दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी और वो सरफेस पे अकोमुलेट हो जाएंगे। क्यों? ये जो एडसॉर्बेंट होता है जिसके ऊपर आकर एडसॉर्प्शन होनी होती है, इसकी जो सरफेस है वो मोर रिएक्टिव होती है देन बल्क के मॉलिक्यूल्स, इसलिए बल्क तक नहीं जाते हैं, सिर्फ बाहर सरफेस तक रहते हैं, वहां वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, वहीं पे सब्सटेंस जो है वो दूसरा एडसॉर्बेट आके जमा होता रहता है, और बल्क के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, सरफेस पे जमा हो जाते हैं। अब फर्क देख लेते हैं एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन का। एडसॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमेना है, जैसे भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि कोई सब्सटेंस आएगा दूसरे सब्सटेंस के ऊपर से गुजरने लगेगा, वो उसकी सरफेस के अंदर इंट्रैप हो जाएगा, अकोमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जबकि अब्सॉर्प्शन तो बल्क फिनोमेना है। कैसे कि अब्सॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि वो जैसे एक ड्रग हमारी स्टमक के अंदर गई, वो डिसॉल्व हुई, वो वाटर के अंदर मिक्स हो गई या जीआईटी कंटेंट के अंदर मिक्स होगी और वहां से वो ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब होगी। अब जैसे ही ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब होगी वो तो पूरे ब्लड के अंदर फैल गई, तो ये तो बल्क फिनोमेना हुआ ना, कि मतलब कोर के अंदर चीज चलेगी। तो अब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना बट एडसॉर्प्शन सिर्फ सरफेस फिनोमेना है। नंबर टू, ये सिर्फ सरफेस पे होता है और ये पूरे अब्सॉर्प्शन जो है इंटायर वॉल्यूम पे होता है। और एग्जांपल जैसे हम चारकोल एब्सॉर्ब कर लेता है पॉइजन्स को, यानी किसी ने मतलब पॉइजन खाए हुए तो हमसे जो है वो अगर चारकोल दे तो चारकोल सारे उस पॉइजन को स्टमक के अंदर से अपने ऊपर एब्सॉर्ब करवा लेगा। जैसे एब्सॉर्ब करवा लेगा तो वो आगे उसकी मजीद एब्सॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। और एब्सॉर्प्शन का क्या मतलब है कि ड्रग एब्सॉर्ब होकर जीआईटी ट्रैक से ब्लड तक पहुंच जाएगी और फिर पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगी। तो ये दो अलग अलग फिनोमेना है। एडसॉर्प्शन को एब्सॉर्प्शन के साथ आपने नहीं मिला। एडसॉर्प्शन मीन सरफेस फिनोमेना, एक सब्सटेंस आया वो दूसरे की सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो गया, वहीं जो है वो इंट्रैप हो गया, उसकी अनसेटिस्फाई जो सरफेस एनर्जी की वजह से, उसकी हाई सरफेस एनर्जी की वजह से, और अट्रैक्शन कुछ ना कुछ किसी हद तक अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होने की वजह से वो सरफेस पे अकोमुलेट हो गया। जबकि एब्सॉर्प्शन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जो डिसॉल्व ड्रग है उसका जीआईटी को जो है वो क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाना और पूरे ब्लड के अंदर घूमना, इसको कहते हैं एब्सॉर्प्शन। मैकेनिज्म देखते हैं एब्सॉर्प्शन स्टेप वाइज कैसे है। नंबर एक, ट्रांसपोर्ट ऑफ एडसॉर्बेट टू सरफेस। सबसे पहले तो जो एडसॉर्बेट जिसने जाके एडसॉर्ब होना है उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कि वो सरफेस तक पहुंच जाए। नंबर टू, अटैचमेंट, कि वो जो एडसॉर्बेट है एडसॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच हो जाए। नंबर तीन, एक लेयर बन जाए। अब इसके अंदर जो नेचर ऑफ फोर्स होती है वो फिजिकल है, केमिकल है, किस तरह की है, वो इसकी टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। तो तीन मेन स्टेप है। पहले एडसॉर्बेट का सरफेस तक पहुंचना, दूसरा एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच होना, तीसरा लेयर बना लेना, चौथा जो फोर्स है वो उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। तो मैकेनिज्म वन पढ़ते हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन के एडसॉर्प्शन ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लाइक वंडरवाल फोर्सेज, कि अगर वंडरवाल फोर्सेज है या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एब्सॉर्ब है तो उसको हम कहेंगे ये फिजिकल एब्सॉर्प्शन हुई है, कि कोई केमिकल बॉन्ड यहां नहीं बना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये वीक है, रिवर्सिबल है, जो है वो एडसॉर्बेट जो है वो अलग हो सकता है एडसॉर्बेंट से, और लो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन यहाँ होती है, मल्टी लेयर बनने का चांस होते हैं, लो टेम्परेचर पे अक्कर होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई खास स्पेसिफिसिटी नहीं होती। जैसे कि गैस एडसॉर्ब हो जाए चारकोल पे, ये इसकी एग्जांपल है फिजिकल एडसॉर्प्शन। यहाँ कोई केमिकल बाउंड तो नहीं बनेगा चारकोल के साथ गैस की। दूसरा मैकेनिज्म होता है केमिकल एडसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। इसके दौरान क्या होता है कि केमिकल बाउंड फॉर्मेशन हो जाती है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के दरमियान केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल बाउंड फॉर्मेशन हो जाती है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग है, ये इरिवर्सिबल है, वापस नहीं इसे किया जा सकता। हाई हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ मोनो लेयर ऑफ फॉर्मेशन होती है, मल्टी लेयर नहीं होती। इसकी नेचर बड़ी स्पेसिफिक होती है और हाई टेम्परेचर पे अक्कर होती है। जैसे ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होती है मेटल की सरफेस पे, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा ना, वो क्या अलग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दिस इज कॉल्ड केमिकल एब्सॉर्प्शन। तो दो मेन फिनोमेना है, फिजिकल एब्सॉर्प्शन, वंडरवाल, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन्वॉल्व, केमिकल
chemical bond is formed, strong, irreversible, high energy heat of absorption, monolayer formation, specific in nature, occur at high temperature। इन दोनों के दरमियान दोबारा फर्क बता देता हूँ, फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन के अंदर वीक था वंडरवाल फोर्स, और कीमियो के अंदर स्ट्रॉन्ग, केमिकल बाउंड। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो वीक ही रिवर्सिबल होगा और स्ट्रॉन्ग कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसके अंदर वीक के अंदर लो ही होगी और केमिजॉर्प्शन के अंदर हाई होगी। लेयर या मल्टी लेयर बन सकते हैं फिजिकल के ऊपर, यानी एक दफा गैस एब्जॉर्ब होगी फिर ऊपर और होगी और होगी और होगी, जब तक उसकी अनसेटिस्फाइड फोर्स जो है वो सरफेस की सेटिस्फाई नहीं होती तब तक एब्जॉर्प्शन होती जाएगी। लेकिन केमिकल के अंदर बाउंड बन गया, वो सरफेस एक सरफेस ही बनाएगी मोनोलेयर। अब ये तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन जो है मेटल के ऊपर अटैच हो गई है, केमिकल बाउंड बना के ऊपर और ऑक्सीजन अटैच तो नहीं होगी, ऊपर और अटैच तो नहीं, ऊपर और अटैच, सिर्फ मोनोलेयर बनेगी। टेम्परेचर फिजियो के अंदर लो ही है और केमिकल के अंदर हाई टेम्परेचर रिक्वायर। अब टाइप की बात कर लेते हैं, ये दो मैकेनिज्म थे। टाइप की बात करते हैं, चार तरह की होती है जी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, इन चारों में से दो हम पढ़ के आ चुके हैं, चाहे उसे एज ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तौर पे पढ़ा हमने, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ ली है। मैकेनिज्म के अंदर भी आप लिख सकते हैं कि दो मेन मैकेनिज्म है, फिजिकल और केमिकल, और जो है टाइप्स के अंदर फिर चारों लिखनी पड़ेंगे आपको, फिजिकल, केमिकल, सिलेक्टिव और आयनिक। तो फिजिकल और केमिकल हमने पढ़ ली है, सिलेक्टिव और आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन हम आगे पढ़ते हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि कुछ एब्जॉर्बेंट सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस, कि वो हर जगह पे मुंह उठा के नहीं हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल ऑर्गेनिक पॉइजन्स को ही सिर्फ अपने ऊपर एब्जॉर्ब होने देता है। सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब करती है, ना कि वहां कोई और लिक्विड मौजूद है तो उसको भी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं, नमी को एब्जॉर्ब करेगी। और जो है यूज्ड ये प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए ये सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो इस्तेमाल होती है। और सिलेक्टिव क्यों इस्तेमाल हो रही है? ताकि जो चीज हमने प्योरीफाई करनी वही प्योरीफाई हो, कोई और चीज प्योरीफाई ना हो जाए। इसी तरह सेपरेशन के दौरान भी यही इस्तेमाल होती है, ताकि जो चीज सेपरेट करनी वही सेपरेट हो, ना कोई दूसरी तीसरी और सेपरेट ना हो जाए। चौथी टाइप आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज नाम से जाहिर है कि ऐसी एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन इन्वॉल्व होंगे बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड सॉल्यूशन के दौरान, जैसे कैट आयन एक्सचेंज कर दे रेजन्स को या एनायन एक्सचेंज कर दे रेजन्स को। ये वो बड़ा वाइडली यूज हो रहा था। जैसे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन का काम हम कर रहे थे, ड्रग प्योरिफिकेशन के दौरान इस्तेमाल होता है, क्रोमेटोग्राफी के दौरान जो है आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन इस्तेमाल होती है। तो ये चार मेन टाइप्स है हमारे पास। छोटी सी ब्रेक लेते हैं लेक्चर के अंदर और आपको बताते हैं कि ये जो फिजिकल फार्मेसी 2 यानी सेकंड सेमेस्टर डॉक्टर फार्मेसी के लिए बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने, इस व्हाट्सएप पे राब्ता करें और बुक को आप परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंटेड रेट 500 होता है, वैसे जो है साल के ज्यादा दिनों के अंदर डिस्काउंट पे लगी होती है बुक। आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें और जो है परचेज करें। बुक कहाँ पे है? वेबसाइट पे मौजूद है www. जो ये फार्मासिस्ट तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है, इसके आगे .com लगा दें, www.pharmacytayyibofficial.com। होगा क्या, 3 स्टेप है। पहले स्टेप पे आप जो है वो जैसे व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे तो आप उसके बाद पेमेंट अपनी कंफर्म करेंगे। पेमेंट जब आपकी रिसीव हो जाएगी तो वेबसाइट पे आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे आपका वेबसाइट पे अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट के अंदर आपको बुक शो हो जाएगी। तो उसी एक अकाउंट पे आप 5 सालों की बुक्स ले सकते हैं, पूरे सेमेस्टर की बुक ले सकते हैं, एक बुक ले सकते हैं, एक से ज्यादा ले सकते हैं। तो जितनी आप पेमेंट करते जाएंगे, पास अब इस तरह भी होता है पहले एक बुक ले लें, उसको जो है वो 2-4 दिन रीड करें, फिर बाकी की बुक सारी अलॉट करवा लें। तो बड़ा ही ईजी आसान स्टेप्स हैं। फिर भी समझ नहीं आता तो आपने व्हाट्सएप पे राब्ता करना है। व्हाट्सएप पे सारे सवाल के जवाब आपको दे दिए जाएंगे और प्रिंटेड फॉर्म में, ये हार्ड फॉर्म में नहीं है। अगर कल को फ्यूचर के अंदर हार्ड फॉर्म में आएगी तो उसके लिए हम एक अलग से शॉर्ट या वीडियो यूट्यूब पे लॉन्च कर देंगे कि ताकि बता देंगे कि ये वाली बुक्स जो है वो हमारी शॉर्ट, और सिर्फ फिजिकल फार्मेसी नहीं बल्कि फिजियोलॉजी और जो दूसरी बुक्स हैं आपकी सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की, वो सारी बुक्स अवेलेबल हैं। थर्ड की भी ऑलमोस्ट अवेलेबल है जब तक ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 6 और 7 की कुछ अवेलेबल है। तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें और सारा प्रोसीजर इसी नंबर के थ्रू चलना जी। चलें लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे फैक्टर हैं। नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, कि जिस सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होनी है उसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। उसकी सरफेस एरिया कितना है, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। नंबर 2 नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, कि जिस पे आके एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी नेचर क्या है। नंबर 3 नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, कि जो आके एब्जॉर्ब होना है उसकी नेचर क्या है। ऊपर से आने वाले की नेचर का पता हो, जिस पे होना है उसकी दोनों की नेचर का पता हो। ये डिपेंड करता है, फैक्टर इफेक्ट करता है। जैसे अगर सिलेक्टिव है तो फिर दूसरी चीज को तो नहीं करेगा ना वो। टेम्परेचर भी एज ए फैक्टर के तौर पे काम करता है। प्रेशर, स्पेशल गैसेज के लिए प्रेशर जो है वो काम करता है एज ए फैक्टर के तौर पे। कंसंट्रेशन, के कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन जो है एब्जॉर्बेट की एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो सकती है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो ये मेन फैक्टर जो आपने याद रखने हैं। जैसे सरफेस की अगर बात करें कि फैक्ट ऑफ सरफेस एरिया क्या है जी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे पाउडर चार्कोल एब्जॉर्ब मोर देन लम्प्स,
कि अगर पाउडर की शक्ल में हम चारकोल इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा लम्प्स के निस्बत में। मोटे मोटे लम्प्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो उन पे सर्विस कम होगी, सर्विस एरिया कम होगा, इसीलिए वो कम जो है वो उसको करेंगे एब्जॉर्प्शन। और पाउडर जो है वो चारकोल, इसका सर्विस एरिया बढ़ जाएगा, जैसे पार्टिकल साइज हम कम करते हैं सर्विस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। टेम्परेचर की बात करें, फिजिजॉर्प्शन यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होती चली जाएगी, और केमिजॉर्प्शन इंक्रीज होगी, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा होगी, लेकिन एक हद तक, अप टू एक लिमिट तक। उसके बाद जो है वो भी टेम्परेचर बढ़ाने का इसके अंदर फायदा नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन अगर जनरली बात करें तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसके दौरान हीट रिलीज होती है। अब हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं जिससे हमें एब्जॉर्प्शन के लेवल का पता चलता है कि किस हद तक हो सकती है। आइसोथर्म लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, आइसो मीना सेम, थर्म मीना टेम्परेचर, के इस सारे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हमने सेम रखना जब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं जी। ये ग्राफ है दैट शो हाउ मच गैस या लिक्विड गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, के कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वो गैस है तो वो कितनी गैस अब्जॉर्ब हो रही है, और लिक्विड है तो कितना लिक्विड अब्जॉर्ब हो रहा है उस जो है वो किसी भी सॉलिड सरफेस पे। ऐसे ग्राफ को एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। जैसे इसकी दूसरी हम डेफिनेशन देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, कि ये ग्राफ है जो कि हमें रिलेशनशिप बता रहा होता है बिटवीन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भी हमने एक ग्राफ ड्रा करना जिससे हमें पता चलेगा यार हाउ मच गैस या लिक्विड अब्जॉर्ब हो रहा है सॉलिड सरफेस पे कांस्टेंट टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। तो एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर लेंगे या कंसंट्रेशन लेंगे, अगर गैस है तो प्रेशर लेंगे और जो है वो लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन लेंगे। वाई एक्सिस पे हम अमाउंट लेंगे कि कितनी अमाउंट अब्जॉर्ब हुई, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे। तो इससे हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और आइसोथर्म का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया, आइसो मीना सेम, थर्म मीना टेम्परेचर, की सारे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर रिमेन सेम रहना, कांस्टेंट रहना। हमने तीन तरह के मेन जो है वो आइसोथर्म्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर एक है हमारे पास PET, बिट, फ्रेंडली, लेगमियर, ये तीनों तरह हम जो है टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी फ्रेंडली आइसोथर्म क्या होता है। इसके लिए हमारे पास एक एम्पेरिकल इक्वेशंस है जो कि डिस्क्राइब करती है एब्जॉर्प्शन को हेटेरोजेनियस सरफेस पे। x/m इज इक्वल टू kc पावर 1/n। यहाँ पे x हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑब्जॉर्ब, m है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, c है जी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और k और n दोनों कांस्टेंट्स रहेंगे। अगर हम इसी इक्वेशन की लॉगरिथम लेंगे तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो इक्वेशन इस तरह चेंज हो जाएगी, और लॉग को अगर इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है जी, कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन को समझने में मदद देता है फ्रेंडली आइसोथर्म, और ये ओवर द लिमिटेड एक कंसंट्रेशन रेंज पे काम करता है, और ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सैचुरेशन को, कभी सैचुरेशन होगी या नहीं हुई, क्या हुआ। और सबसे ज्यादा फार्मेसी के अंदर कॉमनली फ्रेंडली आइसोथर्म ही यूज किया जा रहा होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है, और लिमिटेड कंसंट्रेशन रेंज पे जो है एप्लीकेबल है, और सैचुरेशन के प्रोसेस को प्रेडिक्ट नहीं करता कि इस हद तक सैचुरेशन हो चुकी है, अब एब्जॉर्प्शन और नहीं होगी, ये इसमें ये पॉइंट नहीं आता। बट फार्मेसी के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेंडली आइसोथर्म को यूज करते हैं। दूसरा लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये इसके अजम्पशन क्या है कि नंबर एक मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, मल्टीलेयर नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सरफेस होनी चाहिए, और फिक्स नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट्स। तीनों चीजें हमने जो है ना पहले अज्यूम कर ली हैं कि ये तीन चीजें होंगी, और फिर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है और उस पे हम जो ग्राफ बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसकी इक्वेशन हमारे पास x/m इज इक्वल टू ABC/1 प्लस BC। A यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है और B जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या चीज एक्सप्लेन करता है कि मोनोलेयर की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, और यूजफुल फॉर कीमो फिजियो केमिजॉर्प्शन के लिए, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। फ्रेंडली इक्वेशन जो थी वो हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती थी, फिनोमेना को, और जो लैंगम्यूर है ये हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन को जो है वो प्रेडिक्ट करती है, और इसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट को भी जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा होता है कि इस पॉइंट पे सैचुरेशन हो चुकी है, इसके बाद आगे और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। ये केमिस्ट्री और फार्मेशन साइंस दोनों के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा बिट या BET एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लैंगम्यूर जो है हमारे पास ग्राफ, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे, अगर मल्टी लेयर्स एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास बिट आइसोथर्म आएगा, जो कि यूजफुल है जी सरफेस एरिया मेजरमेंट करने के लिए, और कैरेक्टराइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट की कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज होता है। सरफेस एरिया ऑफ पाउडर को एक्चुअली मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली लैंगम्यूर को ही हमने लिया है, उसको मल्टी लेयर तक एक्सटेंड कर दिया ताकि हम सरफेस एरिया मालूम कर
सके और एब्जॉर्बेंट की कैरेक्टराइजेशन कर सकें कि उसका सरफेस एरिया स्पेशली पाउडर का क्या है। तीनों का अगर मैं मिसाल दूं तो लैंगम्यूर क्या है कि ये इसके अंदर सरफेस फिक्स है, सरफेस फिक्स साइड्स हैं जैसे, और ओनली वन लेयर फॉर्म होती है जैसे कि पार्किंग की स्लॉट मुख्तलिफ के पार्किंग के अंदर 500 गाड़ियां लगनी है बस इस तरह। फ्रेंडलिक के अंदर अनइवन सरफेस होती है, मल्टी लेयर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं और मोर रियलिस्टिक अगर चारकोल की बात करें हम, ठीक है। और बीट के अंदर जो है वो हम मल्टी लेयर ऑप्शन की बात कर रहे होते हैं और स्पेशली सरफेस एरिया को मेजर करने की बात कर रहे होते हैं। तो ये तीनों मेन इसके दरमियान डिफरेंस है, तीनों ही ग्राफ हैं, तीनों जो है वो हमने तीनों के अंदर क्या चीज मेन मेजर करनी होती है ग्राफ ड्रा करने के बाद कि हाउ मच गैस और लिक्विड गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कि हमने अमाउंट मालूम करनी होती है, यानी एक्स एक्सिस पे हम जो है वो प्रेशर और कंसंट्रेशन रखते हैं और वाई एक्सिस पे जो है वो एब्जॉर्ब जो अमाउंट हुई उसको रखते हैं। सिंपल ग्राफ बना लेते हैं उसको, आगे फिर तीन डिफरेंट जो है वो अलग अलग साइंटिस्टों ने फिजिकल के लिए अलग से एब्जॉर्प्शन समझाने के लिए फार्मूला ड्राइव किया, फ्रेंडलिक और केमिकल एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए लैंगम्यूर बनाया और उसी लैंगम्यूर को थोड़ा सा मल्टी लेयर तक एक्सटेंड कर दिया तो बीट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे पास आ गया। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होती है एब्जॉर्प्शन की? एब्जॉर्प्शन जैसे कि सबसे पहले पॉइजनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है जी, एक्टिवेटेड चारकोल जैसे मिसाल है हमारे पास। अब ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा पॉइजन को जीआईटी ट्रैक के अंदर। क्या हम एक्टिवेटेड चारकोल खिला देंगे ऐसे बंदे को जिसने जहर पी हुई है, तो वो क्या एक्टिवेटेड चारकोल अंदर जाके क्या करेगा, सारे जहरीले मादे को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा और ब्लड तक नहीं जाने देगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये इमरजेंसी पॉइजनिंग मैनेजमेंट के लिए हमारे पास यूज होता है। नंबर 2 ड्रग प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है जी एब्जॉर्प्शन, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज के अंदर और प्यूरिफिकेशन ऑफ एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इन तीनों के अंदर जो है वो हमारे पास ड्रग को हम प्योरीफाई कर रहे होते हैं, चाहे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्योरीफाई करना हो या इम्प्योरिटीज को अलग करना हो, बाकी जो बचेगा वो प्योर ही होगा ना ड्रग। या क्रोमेटोग्राफी के अंदर टेक्निक यूज कर रहे हैं, मोस्टली हमारे पास जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी ड्रग प्योरिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है जी टेस्ट मास्किंग के लिए। जो बीटर ड्रग होती है वो अब्जॉर्ब, उसको हम एब्जॉर्ब करवा देते हैं कैरियर्स पर, और कैरियर्स जो है जब वो टेस्ट बर्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोई टेस्ट नहीं देते, तो इसलिए बीटर ड्रग को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए थेरेप्यूटिक यूज आउटकम लेने के लिए। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव हो जाती है, स्पेशली पेडियाट्रिक फॉर्मेशन, बच्चों की फॉर्मेशन के अंदर। तो बेसिक क्या है कि उसको हमने कैरियर के साथ एब्जॉर्ब करवा देना, और कैरियर जब टेस्ट बर्ड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई टेस्ट नहीं देता, तो बीटर टेस्ट हिडन हो गया या मास्क हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, एब्जॉर्प्शन यूज इन सस्टेन रिलीज सिस्टम, कंट्रोल ड्रग रिलीज के अंदर, ड्रग लोडिंग ऑन कैरियर एंड टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए। ड्रग रिलीज डिपेंड ऑन द डिसॉर्प्शन रेट, कि ड्रग रिलीज जो सारी के सारी ना डिसॉर्प्शन के रेट पे डिपेंड कर रही होती है कि कैसे रिलीज होनी है। कंट्रोल रिलीज के अंदर डिफरेंट प्रोफाइल आ रही होती है, सस्टेन रिलीज के अंदर हमारे पास ड्रग रिलीज की डिफरेंट प्रोफाइल आ रही होती है, और अगर किसी कैरियर पे लोड की है तो उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास जो है ड्रग रिलीज की प्रोफाइल आ रही होती है, उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हम अप्लाई करते हैं ड्रग डिलीवरी के अंदर। स्टेबिलिटी इंप्रूव की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी भी इंप्रूव कर सकता है, जैसे अगर मॉइस्चर की वजह से स्टेबिलिटी खराब होती है तो ये मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकता है। अगर ऑक्सीडेशन के थ्रू स्टेबिलिटी खराब हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करवा देगा और ओवरऑल जो है वो शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करेगा। जैसे कि सिलिका जेल हम एज ए डेसिकेंट के तौर पे छोटी चीज व्हाइट थैली के अंदर सिलिका जेल डाली होती है हमने उन टैबलेट्स के अंदर जिनके अंदर पानी के जरिए टैबलेट खराब होने या नमी के जरिए पानी खराब होने का चांस होता है। एडवांटेज और लिमिटेशन की बात करें एब्जॉर्प्शन की, एडवांटेज ये है कि सिंपल है, इफेक्टिव है, रैपिड एक्शन शो करता है, यूजफुल इन इमरजेंसीज के अंदर, और लिमिटेशन के अंदर नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन और पॉसिबली जो है वो लॉस ऑफ ड्रग पोटेंसी बाज़ दफा लॉस हो जाती है, और सैचुरेशन भी एक इशू है एब्जॉर्प्शन के दौरान कि एब्जॉर्बेंट के अगर सैचुरेट होगा तो उसके बाद तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, और जो है वो ये हमारे पास मेन लिमिटेशन है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और जो है हमने जो चैप्टर नंबर 2 आपका एब्जॉर्प्शन है उसको सिंगल लेक्चर नंबर ये 4 के अंदर आपने कवर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। लेक्चर नंबर 5 कोलाइड्स करेंगे स्टार्ट हम, इमल्शन सस्पेंशन यानी डिस्पर्स सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं। लव यू सो मच, तब तक अपने सेहत का ध्यान रखें और जो है वो वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर, अगली वीडियो मुलाकात होती है।